करेंगे। बल्कि नेटवर्क पे भी नहीं, हम HTML कर रहे थे, वो कुछ किया जाके, कुछ बनाया, कुछ पेजेस बनाने की कोशिश की। हम जाते हुए HTML कर रहे थे ना, HTML में वेब पेजेस बना रहे थे, उसकी ये टैग सीखे थे, H1 बॉडी हेड, इस तरह की चीजें। तो इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना था और तो कुछ नहीं था। चले आगे फिर, ठीक है। तो HTML जो थी वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, जिसमें हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, मतलब ये प्रेजेंटेशन के लिए काम आती है। विच मीन्स के जो भी तुम, जिस शक्ल की चीज तुम बनाना चाहते हो उसको दिखाने के लिए काम आती है। ठीक है, इट इज नॉट मतलब इसका और कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो वेब पेज की शक्ल डेवलप करती है, टेबल्स बनाती है, तस्वीरें लगाती है, वीडियोस लगाती है, हेडिंग्स, कलर्स, प्रेजेंटेशन से ताल्लुक रखती है। ठीक है, एनीथिंग टू डू विद प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब XML जो लैंग्वेज है ना, इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दिस हैज नथिंग टू डू विद प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली अगर कुछ इसको डिफाइन करना है तो दिस इज अ डेटा ट्रांसपोर्टेशन लैंग्वेज। अब HTML समझना बहुत आसान है, मेरा ख्याल है किसी को भी HTML समझ आ जाती है, क्योंकि आप HTML में ऐसे करते हो कि आप कुछ थोड़ा सा कोड लिखते हो और उसको स्क्रीन पे देख लेते हो, वो आपको नजर आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन है, अगर वो गलती होती है उसको आप ठीक कर लेते हो। XML स्टार्ट में समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें दिखता कुछ नहीं है, मतलब आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं नजर आएगा। ये बनी बेसिकली सिर्फ डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह कुछ डेटा या मेटा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब XML की शक्ल काफ़ी अजीब होती है, इनफैक्ट उसकी कोई शक्ल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप, मतलब अगर कहते हो कि मैंने एक अपना खाना ऑर्डर करना है, तो वो इस तरह से होएगा कि आपका ऑर्डर का टैग है, फॉर एग्जांपल के अंदर अ, आपने अपना स्टार्टर ऑर्डर किया है, स्टार्टर का टैग होएगा, उसके बाद मेन का टैग होएगा, और उसके बाद प्रोबेबली बेवरेज का टैग होएगा कि पीना क्या है। ये बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक स्क्रीन से नहीं है, मतलब ये दिखाएगा कुछ नहीं आपको। ठीक है, तो लेकिन ये क्या होता है फिर, ये इस तरह से है कि जब डेटा ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटरनेट पूरा जो है वो क्लाइंट सर्वर के ऊपर चलता है, तुम्हें पता है। तुम जिस वेबसाइट पे यूज कर रहे होते हो वो क्लाइंट होती है और उसके पीछे एक सर्वर लगा होता है। ठीक है, अब क्लाइंट ने डेटा सर्वर को भेजना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फूड पांडा पे कुछ ऑर्डर करते हो, तो तुम्हारा ऑर्डर प्रोबेबली इस शक्ल में जाता है। ठीक है, पीछे बैक एंड पे प्रोबेबली इस शक्ल पे जाता है। तो ये डेटा ट्रांसपोर्टेशन है कि एक जगह से दूसरी जगह वो डेटा को लेके ट्रांसफर करता है। सर्वर क्या करता है, सर्वर ये करता है कि जब उसको ये डेटा रिसीव होता है तो वो ये टैग्स अलग अलग करता है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा इधर ये करना है, इधर ये करना है, इधर ये करना है। ठीक है, बट नथिंग टू डू विद प्रेजेंटेशन, पॉइंट ये है। तो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करता है। अच्छा, इसीलिए आप XML को ऐसे नहीं सीख सकते जिस तरह आप HTML को सीखते हो। HTML तो आप ये है कि आप अगर H1 का टैग लगाओगे तो वो जो मर्जी बंदा लगाएगा उसकी हेडिंग बन जाएगी, क्योंकि ब्राउजर उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करता है। लेकिन XML हर इंडस्ट्री की फर्क होती है, कौन सी एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसकी XML अपनी होएगी, किसी और पे जाओगे तो उसकी XML अपनी होएगी। इसका एग्जांपल बहुत मुश्किल है जो इसने दिया है, वो इसने ये दिया है म्यूजिक का, कि अगर आप मतलब म्यूजिक लिखो, मतलब ये वर्थ नहीं है समझाना, लेकिन बहरहाल अगर वो म्यूजिक कभी अगर पढ़ा हो तो वो इस तरीके से लिखा होता है, इसको इसको पढ़ते हैं, ये पढ़ा जा सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है कि इसको अगर मैंने ट्रांसपोर्ट करना हो तो फॉर एग्जांपल मेरा इस तरह की एक XML बन जाएगी कि टाइम इतना है, रेस्ट इतना है, मेजर इतना है, नोट्स इतने हैं। पॉइंट ये है कि इसका कोई सिंगल फॉर्मेट नहीं होता। अगर आप अपनी एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हो,
तो आप अपनी एक्सएमएल डिफाइन करोगे कि भाई मैं डेटा को इस सूरत में लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, अपनी क्यों करोगे? क्योंकि सर्वर आपने कंट्रोल करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आपके सर्वर को ये पता होना चाहिए कि उसको डेटा किस शक्ल में आ रहा है, तो इसलिए ये अपने हिसाब से डिफाइन करते हो। अच्छा, एक्सएमएल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मतलब शायद ही कोई प्रोग्रामर हो आज की ज़माने में जो एक्सएमएल यूज़ ना करता है और अखीर ना यूज़ करता है। लेकिन इट्स ईजी इन द सेंस कि आप जिस एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे होते हो उसकी एक्सएमएल की आपको आदत पड़ जाती है, उसको आप यूज़ करना शुरू कर देते हो। तो इसमें और एचटीएमएल में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लीज़ ये क्लियर रखना, ठीक है, कि एचटीएमएल स्क्रीन पे वेब पेजेस बनाती है, चीज़ें दिखाती है और यूनिवर्सल है, यानी H1 का टैग हर जगह H1 का टैग ही है। XML नॉट द सेम। अच्छा, अब XML पे इतना जोर आजकल क्यों है? वो इसलिए है कि XML इज गोइंग टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक वेब क्या चीज़ है? मतलब आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अब हम इसमें आ ही चुके हैं तकरीबन, अब ये काम शुरू हो ही चुका है। सिमेंटिक वेब इज द फॉर्म ऑफ इंटरनेट विच इज इंटेलिजेंट। मतलब ये डेफिनेशन ज़रा अजीब सी है। इंटेलिजेंट का यहाँ पे मतलब है कि इट नोज व्हाट यू वांट। पिछले 30-40 साल से जो इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि यूजर इंटरनेट पे जाके सर्च करता है, वो ढूंढता है चीज़ें कि मुझे फलानी चीज़ चाहिए, फिर उसके सामने 100 रिजल्ट्स आते हैं, उसमें से देखता है कि अच्छा फलानी चीज़ मैंने निकाली। सिमेंटिक वेब वो है कि आपको सर्च कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद आपको चीज़ें ला ला के देता रहता है। ठीक है, जो काफ़ी करीब आ चुका है, ये काम इसके काफ़ी करीब आ चुका है। ठीक है, अब सिमेंटिक वेब में कोई ना कोई इंटेलिजेंस तो होनी है कि वो उसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें कौन से पेजेस बेसिकली दिखाने हैं, है ना? तो द इंटेलिजेंस कम्स इन फॉर्म ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा कहते हैं डेटा अबाउट डेटा को। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक वेब पेज अगर तुम दिमाग में इमेजिन करो तो उस पर डेटा लिखा हुआ है बहुत सारा उस वेब पेज। मैं उस डेटा की बात नहीं कर रहा, उस वेब पेज के पीछे उस डेटा की डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल कि ये वेब पेज फलानी 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 चीज के बारे में आ, के लिए यूजफुल होता है। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी काम किया हुआ एसईओ वगैरह पे तो उसको मेटा के टैग्स का पता होएगा। मेटा के टैग्स बेसिकली गूगल को ये बताते हैं कि ये वेबसाइट किस बारे में है, इसका टॉपिक क्या है, ये कितनी अच्छी है, ये इसमें कितना अच्छा डेटा पड़ा हुआ है, किस क्वालिटी का डेटा पड़ा हुआ है। तो यूजिंग दिस मेटा इंफॉर्मेशन गूगल ये फैसला करेगा कि तुम्हें क्या दिखाना है, तुम्हें कौन सा कंटेंट दिखाना है, तुम्हें क्या दिखाना है। ठीक है, गूगल तुम्हारी एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा होता है। गूगल जानता है कि तुम वीडियोस कौन सी देखते हो, तुम ब्लॉग्स कौन से पढ़ते हो, तुम एंटरटेनमेंट साइट कौन सी देखते हो। मतलब उसको ये आइडिया है कि तुम किस वक्त पे कौन सी साइट्स और किस किस्म का की चीज़ें देख रहे होते हो। वो सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है। अब सिमेंटिक वेब का आइडिया ये है कि बजाय इसके कि तुम जाके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो या कोई ब्लॉग सर्च करो, वो तुम्हारी यूजेज पैटर्न के हिसाब से ऑटोमेटिकली तुम्हें कुछ डेटा पकड़ाना शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट सिमेंटिक वेब इज। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है हम इससे। मतलब एक्चुअली तो ये एक तरीके से गूगल ने स्टार्ट कर ही दिया हुआ है। वो जो तुम्हें सजेशंस आती हैं और सजेस्टेड साइट्स और सजेस्टेड वीडियोस आती हैं, ये वो है बेसिकली। लेकिन दिस विल कम्प्लीटली चेंज इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स कि वो बेसिकली प्योरली हो ही सिमेंटिक जाएगा, विच मीन्स कि गूगल हमारे बारे में इतना जान जाएगा कि हमें ये चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, अब एक्सएमएल का इसमें क्या रोल है? एक्सएमएल का रोल ये है कि अगर मेरी वेबसाइट के पीछे सारी टोटल एक्सएमएल पड़ी हुई है तो गूगल उसको पढ़ सकता है और गूगल पढ़ के हिसाब लगा सकता है कि अच्छा यार ये खाने की साइट है और इस पर फलानी फलानी चीज़ें अवेलेबल हैं, और उस हिसाब से हमें डेटा सजेस्ट कर सकता है। एक्सएमएल बेसिकली helps Google to understand the website better and hence make better suggestions. बात इतनी सी है।
है ना। तो एक्सएमएल का रोल रहेगा, मतलब रहेगा क्या, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। एचटीएमएल का रोल वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। वो इसलिए होता जा रहा है कि अब फ्रंट एंड डेवलपर्स जो वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं उनकी अब जरूरत बहुत कम रह गई है, क्योंकि टूल्स बहुत सारे आ गए हैं, ऑटोमेशन बहुत सारी आ गई है। तुमने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, तुमने विक्स का नाम सुना होगा। ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे तुम्हें बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है। तुमने सिर्फ कुछ ड्रैग ड्रॉप करके कलर्स चेंज करने हैं, हेडिंग्स डालनी है, और जिस तरह तुम वर्ड की फाइल बनाते हो ना, उस तरह से तुम्हारी वेबसाइट अब बन जाती है। तो प्योरली एचटीएमएल की डिमांड बहुत कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ, ऑटोमेट हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। अब बात इंटेलिजेंट चीज़ों की तरफ जा रही है, तो वो उसमें फिर एक्सएमएल का रोल काफ़ी ज़्यादा होएगा। अच्छा, यहीं से बात आगे चलती है क्लाइंट सर्वर के ऊपर। इस पे भी हमारी काफ़ी बात हो चुकी है वैसे पहले, लेकिन चलो करते हैं। इंटरनेट इज ऑल बेस्ड ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये सवाल, ये बात आपके दिमाग में बड़ी सख्त क्लियर होनी चाहिए। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, जब जब भी कोई मोबाइल पे अपनी ऐप इस्तेमाल करते हो या कोई वेबसाइट इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हें दिमाग में ये क्लियरली होना चाहिए कि तुम क्लाइंट हो। ठीक है, तुम्हारा फोन या तुम्हारा ब्राउजर या तुम्हारा कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है, और तुम एक्सेस करते हो एक सर्वर को। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आज रात को सो और फेसबुक अपने सर्वर्स बंद कर दे, रात को फेसबुक अपने सर्वर्स बंद कर दे, तो सुबह उठ के तुम फेसबुक चलाते रहोगे तो कुछ भी नहीं होएगा। डेटा किधर गया सारा तुम्हारा, तस्वीरें किधर गई, पोस्ट किधर गई, हवा में उड़ गई सारी, क्योंकि वो सब उस सर्वर के ऊपर था। तो क्लाइंट्स सिर्फ बेसिकली डेटा एक्सेस करते हैं फ्रॉम सर्वर्स, एंड दिस इज ऑल दैट इंटरनेट इज, के वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर काम करता है। uh, करवाना क्या चाह रहा है मुझे, एक मिनट जरा देखने दो। अच्छा, ठीक हो गया। काफी कुछ करवा दिया है उसी के अंदर, मतलब अच्छा चलो खैर। तो क्लाइंट क्लाइंट साइड पे कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स चल रहे होते हैं, और सर्वर साइड पे कुछ सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स चल रहे होते हैं। स्क्रिप्ट कहते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम, हाँ मतलब प्रोग्राम को ही कहोगे। अच्छा, अब काम किस तरह से होता है। क्लाइंट जब सर्वर को एक्सेस करता है, यानी तुम बेसिकली कोई भी एक एग्जांपल अपने दिमाग में बना लो कि तुम अ, एक वेबसाइट ओपन करते हो। ठीक है। तुम एक एलएमएस की वेबसाइट, वेब पेज ओपन करते हो। तुम अपने ब्राउजर के अंदर हो, जाहिर बात है तुम्हारी तरफ से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को कि भाई मुझे ये पेज पेज चाहिए। एक्चुअली पिछली दफा हमने बात की थी कि इसके दरमियान में कितनी कहानी है। तुम्हारी रिक्वेस्ट जाती है आईएसपी के पास, आईएसपी उसको डीएनएस के थ्रू उसको वो ट्रांसलेट करता था, यानी वो नाम को, वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में तब्दील करता था। फिर तुम्हें उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता था, और फिर सर्वर तुम्हें बेसिकली एक एचटीएमएल सेंड कर देता है। ठीक है, सर्वर तुम्हें बेसिकली जो जो भी वेब पेज की एचटीएमएल है वो तुम्हें सेंड कर देता है। वो एचटीएमएल जैसी तुम्हें मिलती है, तो तुम्हारे ब्राउजर को एचटीएमएल का पता है कि उसने क्या करना है, तो वो तुम्हारे ब्राउजर के अंदर रेंडर हो जाती है, तुम्हारे सामने पेज आ जाता है। यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, बात एचटीएमएल से आगे जाती है। अब उस एलएमएस के पेज पे तुम जरा आईडी पासवर्ड एंटर करो। ठीक है, यानी अब तुम जरा आईडी पासवर्ड उसके ऊपर एंटर करो, और अब देखो कि क्या होता है। तो जी, जाहिर सी बात है कि ये आईडी पासवर्ड भी अब सर्वर को ही भेजा जाएगा, और सर्वर उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई वो ठीक है या नहीं, और फिर सर्वर तुम्हें एलएमएस का पेज यानी सब्जेक्ट्स वगैरह सारे दे देगा। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन में ये जो आईडी पासवर्ड गया है, और इस कहानी में सर्वर साइड पे जो कोड चल रहा होता है उसको सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स कहते हो। ये कोड किस लैंग्वेज में चल रहा होता है, ये पीएचपी में चल रहा होता है, ये जावा में चल रहा होता है, ये सी शार्प में चल रहा होता है, ये पाइथन में चल रहा होता है।
सो ऑन। बेसिकली सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज जो हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो है, वो ये बेसिकली लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसमें दो बड़े प्लेयर थे हमेशा से मार्केट में, एक जावा था और एक सी शार्प था। जावा जो था वो सन कंपनी है, सन सिस्टम्स जिसका था, लेकिन ये रिसेंटली बिक गया है और ये अब ओरेकल का है। जावा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो अब ओरेकल ओन्स इट नाउ। और सी शार्प जो है या ये माइक्रोसॉफ्ट की लाइन है, ठीक है। मतलब बात को समझना है कि जब ये आईडी पासवर्ड सर्वर के पास आ गया तो सर्वर अब उसको चेक करेगा ना कि क्या वो ठीक है। वो एक डेटाबेस में जाएगा, उसको मैच करेगा, फिर उसके हिसाब से वो जो एलएमएस का पेज बनता है, जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स बनते हैं, वो उठा के तुम्हें भेजेगा। ये सारा काम जो कोड कर रहा होता है उसको सर्वर कहते हैं। तुम जब बीएससीएस करते हो तो तुम बेसिकली सर्वर साइड के प्रोग्रामर बनना चाहते हो, ठीक है। तुम बेसिकली सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो, तो तुम वो कोड सारा लिखते हो जो ये सारा कुछ हैंडल करता है। अब इसके जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये हैं। इसमें जावा में जिस टेक्नोलॉजी में काम हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको जेएसपी कहते हैं, और सी शार्प वाली साइड पे जो हुआ है उसको एएसपी कहते हैं। एएसपी स्टैंड्स फॉर एडवांस सर्वर पेजेस और जेएसपी स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। इस वक्त पाइथन बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक नीश है कि वो किधर इस्तेमाल होती है। और पीएचपी भी सर्वर साइड ही है, लेकिन ये जुगाड़ू सी लैंग्वेज है। मतलब ये मतलब जो दो बड़े प्लेटफॉर्म थे हमेशा से, वो माइक्रोसॉफ्ट और सन ही थे, अभी भी वही है। मतलब तुम्हें एक बैंक की एप्लीकेशन, एक बैंक की सॉफ्टवेयर तुम्हें कभी भी पीएचपी में बनी हुई नहीं नजर आएगी, सवाल नहीं पैदा होता। वो सिक्योरिटी कंसर्न ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो तुम यकीन करो अगले 4 साल ये टेक्नोलॉजीज सीखोगे कि सर्वर कैसे लिखते हैं, उस पर मतलब वो कोड कैसे होता है। अब क्लाइंट की साइड पे, यानी तुम्हारे कंप्यूटर पे वो जो ब्राउजर है तुम्हारा, उसके ऊपर भी कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स, कुछ क्लाइंट साइड कोड चल रहा होता है। ये मेनली जावास्क्रिप्ट है। एक तो ये है कि अगर किसी को नहीं पता तो जावा और जावास्क्रिप्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब यही फर्क है जो लिखा हुआ है। जावा सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसका क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड है। जावास्क्रिप्ट ऑन द अदर हैंड क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ये दिस कैन बी एम्बेडेड इनटू एचटीएमएल की नेक्स्ट फॉर्म जो है वो जेक्वेरी है। और ये यूजिंग मतलब एजेक्स कॉल्स एटसेट्रा, ये फ्रंट एंड पे काम करती है। फ्रंट एंड का एग्जांपल तुम्हें देता हूँ कि ये इस्तेमाल कैसे बेसिकली करते हो। तो जी, मैंने आईडी पासवर्ड नहीं लिखा, बटन दबा दिया। एक एक ऑप्शन ये है कि मैंने आईडी पासवर्ड लिखा और बटन दबा दिया, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैंने आईडी पासवर्ड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा और बटन दबा दिया। चलो मैंने आईडी लिख दी और फिर बटन दबा दिया। अब सिचुएशन ये है कि अगर तो मैंने आईडी पासवर्ड लिखा है और फिर बटन दबाया है, तो डेफिनेटली 100% मेरा ये डेटा उठा के सर्वर को दिया जाएगा। सर्वर ही बताएगा ना भाई ये कि ये ठीक है या नहीं, आपका कंप्यूटर तो ये नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैंने इसको खाली छोड़ा तो अब सर्वर को डेटा देने की क्या जरूरत है। अगर मैंने खाली छोड़ा हुआ है और मैं फिर बटन दबाता हूँ, तो ये खाली डेटा सर्वर के पास क्यों लेके जा रहे हो। जाहिर बात है ये गलत है। जाहिर बात है अगर मैं आईडी पासवर्ड नहीं लिखता तो ये गलत ही है। तो ये डेटा सर्वर को नहीं भेजा जाएगा। ये आपके क्लाइंट ने आपके एंड पे ही चेक कर लिया है, आपके यानी आपके ब्राउजर ने इधर ही चेक कर लिया है कि भाई ये काम खराब है, इसने खाली छोड़ा हुआ है, तो इसको क्यों नेटवर्क के ऊपर डाल के हम उधर भेजें और सर्वर को भी तंग करें, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के जरिए से होती हैं। यानी क्लाइंट साइड पे आपके ही कंप्यूटर पे कुछ ऐसा कोड चल रहा होता है जो ये चीजें चेक कर लेता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हर एक को आनी चाहिए, बहुत वाइडली यूज्ड है, इज बेसिकली यूज्ड फॉर डेटा वैलिडेशन। सर्वर को डेटा सेंड करने से पहले हम क्लाइंट की ही साइड पे अगर कुछ चीजें चेक कर लें, फॉर एग्जांपल आपने अपनी एप्लीकेशन में, अपनी सॉफ्टवेयर में यूजर नेम 8 अल्फाबेट्स का रखा हुआ है,
अब अगर बंदा 6 अल्फाबेट्स लिख के ओके दबाता है तो आपको 100% पता है कि ये गलत है, तो आपको इसको तारों के ऊपर डाल के सर्वर को भेजने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे उसको चेक करते हो कि वो गलत है और यहीं पे उसको एरर दे देते हो। ठीक है, बेतहाशा काम हो रहा है जावास्क्रिप्ट पे इस वक्त। जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी इन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से बेतहाशा काम हो रहा है, क्योंकि बात यह है कि अब क्लाइंट्स पावरफुल होते जा रहे हैं, कंप्यूटर्स तेज होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, तो अब क्लाइंट बहुत सारा काम खुद कर सकता है। तो कोशिश ये है आपके क्लाइंट साइड पे भी बहुत सारा काम अब किया जाए। तो अब इस डिग्री में बेसिकली आप ये वाली साइड सीखते हो, सर्वर साइड। क्लाइंट साइड इतनी ज़्यादा नहीं सीखते, इसके बगैर काम तो नहीं हो सकता, सीखते तो ये भी हो, लेकिन बहरहाल मेनली जो है वो सर्वर साइड होती है। अच्छा भाई, अब हम बदलते हैं इसको बिल्कुल ही। तो भाई ये अगला टॉपिक है लेयर्ड अप्रोच। ये काफ़ी देर तक चलेगा, 2-3 इस पे लेक्चर्स आएंगे। ये एक दफ़ा अगर समझ लो ना तो बात बड़ी सीधी सी है। बात सिंपल इतनी सी है कि डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ए से बी तक, इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर। इंटरनेट भी नहीं कहूँगा, नेटवर्क क्या कहूँगा। आपने एक फाइल सेंड की है या ईमेल सेंड की है या कोई भी डेटा सेंड किया है जो ए से बी तक जा रहा है, जिसके दरमियान में एक नेटवर्क मौजूद है। अब ये किस तरह से भेजा जाता है, इसका एक ख़ास तरीका है, इसका एक ख़ास प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से ये भेजा जाता है। अब वो डिस्कस आप करने लगे हो। ये एग्जांपल तो बहुत ही फारिग है, लेकिन अगर देखना चाहते हो तो देख लो। ये वो कहता है कि तुम एक पैकेट भेजते हो टीसीएस के ज़रिए से, तुम ओरिजिन हो और एक फाइनल डेस्टिनेशन है। तो तुम पैकेज प्रिपेयर करते हो, यानी उसकी पैकिंग वगैरह करते हो, फिर वो एक कंपनी को दे देते हो, टीसीएस को दे देते हो, टीसीएस उसको जहाज़ के ज़रिए से दूसरी तरफ भेजती है। जब दूसरी तरफ पहुंचता है तो वो दोबारा वो कंपनी उसको पैकेट से निकालती, उसमें पैकेज में से निकालती है और फाइनली तुम्हें तुम्हारी तरफ डिलीवर कर देती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वो एक पैकेट भेज रहा है। ठीक है, हमारा इससे काम नहीं है, हमारा काम इससे है। बल्कि ये भी नहीं चाहिए एक ही शर्ट ठहरो। हाँ, दिस इज मच बेटर। तो हमारी ये है, हमारा काम ये है कि जब ये सेंडर साइड है भाई, ये डेटा सेंड कर रहा है और ये रिसीवर है, ये दूसरी साइड पे रिसीव कर रहा है। अब पहली तो बात ये है कि डेटा इज ट्रांसफर्ड ऑन द नेटवर्क in the shape of packets. तुम जब हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल्स स्टोर करते हो या डेटा स्टोर करते हो तो उसको तुम फाइल्स और फोल्डर्स की शक्ल में करते हो। नेटवर्क में ऐसा नहीं है। नेटवर्क में जब तुम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो तो ना तो फाइल जाती है ना फोल्डर जाता है, जाता सिर्फ एक पैकेट है। ठीक है, पैकेट समझाया तो नहीं ज़्यादा जा सकता, लेकिन बहरहाल अगर तुम्हारे पास ये एक फाइल है जो तुम सेंड कर रहे हो तो ये पूरी नहीं जाएगी, इसके हिस्से कर दिए जाएंगे और ये सारे पैकेट्स आएंगे। तो ये 4-5 जो भी हिस्से इसके बनते हैं वो इसके पैकेट्स हैं। अच्छा, अब अगर एक पैकेट की बात करें तो ये कोई एक पैकेट है। इस पैकेट के साथ अब बेतहाशा इंफॉर्मेशन जोड़ी जाती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर करूंगा कि इसके साथ कुछ हेडर इंफॉर्मेशन जोड़ी जाती है और कुछ ट्रेलर इंफॉर्मेशन जोड़ी जाती है। लो जी, आपने एक फाइल सेंड करनी थी, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, उसके एक हिस्से को पैकेट कहते हैं, यानी मतलब ये जो एक हिस्सा है वो ये दरमियान वाला है। उसके साथ कुछ हेडर इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा जोड़ा जाता है और कुछ ट्रेलर इंफॉर्मेशन जोड़ी जाती है। अब ये जो पूरा पैकेट बन गया है, ये पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता है। पैकेट ट्रैवल्स इंडिपेंडेंटली ऑन द नेटवर्क टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। इंडिपेंडेंटली का यहाँ पे ये मतलब है कि ये पैकेट बाकियों के साथ नहीं चलता। ये बाकी 1, 2, 3, 4, 5 पैकेट्स का इंतजार नहीं करेगा कि मैं इनके साथ ही जाऊंगा, यानी पूरी फाइल कटी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये जो पैकेट बन गया है, ये इंडिपेंडेंटली इसको जो रास्ता मिलता है इंटरनेट पे, वो उस रास्ते पे, उस राउटर से होते होते वो पहुंच जाता है। यानी उसको ये पता है कि मैंने पहुंचना किधर है, उसको डेस्टिनेशन का पता है, तो वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। हर पैकेट अपना
एक अलग रास्ता तलाश करते करते वहां तक पहुंच जाता है। अब जब आप सेंड करते हो तो सेंड करते वक्त आपका पैकेट इन चार आपका डेटा इन चार लेयर्स में से गुजरता है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और लिंक। एप्लीकेशन लेयर पे प्रिपेयर्स मैसेज एंड प्रोवाइड्स डेस्टिनेशन एड्रेस। यानी इसको जरा समझना कि आप एक यहां से आप डेटा सेंड कर रहे हो, एक फाइल सेंड कर रहे हो। सबसे पहला काम एप्लीकेशन लेयर करती है, जो बड़ा सिंपल काम है, कि वो डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड करती है। यानी वो डेफिनेटली इस हेडर के अंदर, अब मुझे नहीं याद कि हेडर में होता है, मेरे ख्याल ट्रेलर में होता है, तो इस ट्रेलर के अंदर कंटेन्स क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। ये कौन कर रहा है? ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस उस पैकेट के ऊपर लगा रही है, एक स्टैंप लगा रही है कि भाई ये फलानी जगह पे जाना है। एप्लीकेशन लेयर वो डेटा देती है ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट का असल काम है जो उसके पैकेट्स बनाता है, वो जो फाइल को तोड़ता है हिस्सों में, वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। अच्छा, नेटवर्क लेयर का काम ये है, जैसे मैंने कहा है ना कि हर पैकेट अपना एक रास्ता तलाश करता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तमाम पैकेट्स इकट्ठे चलेंगे। तो नेटवर्क लेयर का ये काम है कि वो हर पैकेट के ऊपर एक डिफरेंट स्टैंप लगाती है, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन बनाती है कि इस पैकेट का ये नाम है, इस पैकेट का ये नाम है, इस पैकेट का ये नाम है। और लिंक लेयर एक्चुअली वो होती है जो तारों के ऊपर उस डेटा को रखती है। इवेंचुअली ये है कि तुम्हारी जो इस साइड से जो कंप्यूटर है उसकी लिंक लेयर इस साइड की कंप्यूटर के लिंक लेयर से मिली हुई है। मतलब तारें यहाँ पे, तारें लिंक लेयर के ऊपर है। तो तुमने डेटा ट्रांसफर किया, उसके ऊपर डेस्टिनेशन की स्टैंप लगाई गई, उसके पैकेट बनाए गए, पैकेट्स को एक यूनिक एड्रेस दिया गया और उनको तारों के ऊपर डाल दिया गया। अच्छा, जब तारों के ऊपर डाल दिया तो अब वो तारों में से होते होते, मुझे नहीं पता किस रास्ते से होते होते, फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। डेस्टिनेशन पे जो दूसरी साइड की लिंक लेयर है वो उन पैकेट्स को रिसीव करेगी और अब रिवर्स प्रोसेस करेगी। ठीक है, यानी वो बेसिकली, मतलब आसान लफ्जों में ये है कि ये पैकेट्स जब सारे वहां पे पहुंचेंगे दूसरी साइड पे, तो जो दूसरी साइड है वो इससे ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटा देगी, मतलब हेडर और ट्रेलर उतार देगी, उसके पास ओरिजिनल पैकेट वापस आ जाएगा। अब वो बाकी सारे पैकेट्स का भी इंतजार करेगी और उनको जोड़ के डेस्टिनेशन वाले को फाइल दिखा देगी। मतलब तुम फाइल सेंड करते हो, यहाँ पे भी एप्लीकेशन लेयर पे फाइल ही नजर आएगी, लेकिन वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलेगा। अच्छा, ये वाकई रियल है, बिल्कुल रियल है। इसको ओएसआई मॉडल कहते हैं। ओएसआई मॉडल आएगा, लाजमी आएगा। अच्छा, किसी और तरीके से करवाया हुआ, ठीक है। इसको ओएसआई मॉडल कहते हैं। ओएसआई मॉडल, दिस स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्टिविटी। तो जब भी तुम नेटवर्क्स के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करते हो तो उसके पीछे कुछ रूल्स चल रहे हैं, कुछ तरीका है कि किस तरीके से ये सारा काम हो रहा है, वो ओएसआई मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ओएसआई मॉडल मेरे ख्याल से 70s या 80s में आया था और इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि ये अभी तक जितने भी मॉडल्स चल रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। आपको तो सिर्फ उसने अभी मतलब एक तस्वीर दिखाई है ना, एक स्टार्ट ही करवाया ना बस, लेकिन अगर आप गूगल पे लेके जाओ इसको तो आपको टोटल 7 लेयर्स नजर आएंगी और हर लेयर के ऊपर आप बेसिकली किताब पढ़ सकते हो। यकीन करो, हर एक लेयर के ऊपर इतनी डिटेल है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। मुझे मॉडल चाहिए यार, मॉडल। ये विकिपीडिया, ठीक है, विकिपीडिया पे मैं एक तस्वीर चाह रहा था लेकिन तस्वीर में आपको दिखा नहीं पा रहा। बहरहाल ये 7 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, लिंक और फिजिकल। ठीक है, अब एक्चुअली ये 7 लेयर्स में से तुम्हारा पैकेट गुजरता है। जो सेंडर होता है वो इन 7 लेयर्स में से गुजारता है और रिसीवर दोबारा 7 लेयर्स में से गुजारता है। तो
उसमें से उसने 4 लेयर्स तुम्हें यहाँ पे दिखाई हैं और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सा दिया है। हर लेयर पैकेट के ऊपर जो काम करती है वो काम, यानी वो डेटा डाल रही है ना, मतलब वो कोई आईपी एड्रेस डाल रहा है, कोई पैकेट का एड्रेस डाल रहा है, वो सारा इस हेडर और ट्रेलर पे आता है। हर लेयर अपना अपना डेटा इसके अंदर लिखती जाती है। रिसीवर ये करता है कि हेडर और ट्रेलर अलग अलग करता है और पैकेट वापस निकाल के उसको रिसीव कर लेता है, क्या ना। ऑल मॉडर्न प्रोटोकॉल्स आर बेस्ड ऑन ओएसआई मॉडल। आपने 2 किताबें पढ़नी है ओएसआई मॉडल पे बेसिकली, अगर कहा जाए ना तो ये गलत नहीं होएगा। मेरे ख्याल तीसरे सेमेस्टर में डेटा कम्युनिकेशन है और फिर 5वें सेमेस्टर में नेटवर्क्स है। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो एक किताब में पहली 3 लेयर्स पढ़ते हो और दूसरी किताब में अगली 4 लेयर्स पढ़ते हो। अगर मतलब ये नेटवर्क साइड पे अगर कोई बंदा जाना चाहता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग की तरफ, नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ, तो वो उसके लिए ये पहली चीज होती है ना ओएसआई मॉडल के, वो डेटा ट्रांसपोर्ट होना कैसे शुरू होता है। मुश्किल लगेगा थोड़ा सा क्योंकि अजीब सा है, लेकिन कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछो। मेन बातें क्या हैं? हाँ, मेन बातें ये हैं कि पैकेट का क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। और आगे वो वाली तस्वीर बहुत अच्छी है कि सेंटर साइड से वो 4 लेयर से गुजारता है और रिसीवर साइड से दोबारा उन्हीं 4 लेयर से उसको रिसीव कर लेता है। ये वही आगे कंटिन्यू हो रहा है, लेयर्स ही समझा रहा है। हाँ, वही वही है बेसिकली, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, यार ये तुम्हें थोड़ा सा मतलब ये मैंने सिर्फ समझाया है, तुम्हें इससे थोड़ी सी ज्यादा डिटेल चाहिए होगी। मैंने तुम्हें सिर्फ ये समझाया है कि हर लेयर क्या काम करती है। अब इसको तुम्हें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, एक एक 2 लाइन की डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी कि ये लेयर्स क्या कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये the transport layer converts these messages into segments that are compatible with the internet and reassembles those messages that are received before delivering them to the appropriate application. फिर नेटवर्क लेयर की एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है, लिंक लेयर की क्या डेफिनेशन है। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक तो दिमाग में पहले पिक्चर क्लियर कर लो कि ये तमाशा है क्या, और फिर 2 लाइंस की डेफिनेशन हर लेयर की याद कर लो। दैट्स ऑल you need. These layers work by appending data to the packet in form of headers and trailers. This is done via port numbers. पता नहीं port numbers का आपको concept है या नहीं? Port numbers are addresses used in data transportation. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि HTTP जो आपका प्रोटोकॉल है, जो आप वेबसाइट्स देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो किस पोर्ट पे चल रहा है? पोर्ट एक एड्रेस होता है, मतलब जो हार्डवेयर का एड्रेस होता है। तो इसको लिखो कि HTTP पोर्ट एड्रेस, ठीक है। तो वो आपको बता देता है कि HTTP जो है वो पोर्ट 280, 443, फिर TCP आ गया। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में करते हैं, ये TCP आ गया, ठीक है। तो पोर्ट नंबर्स वो एड्रेसेस होते हैं जिनके ऊपर ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। अच्छा जी, अब काम जरा मुश्किल हो जाएगा। अब ये हुआ ओवर द ईयर्स के ओएसआई मॉडल तो एक बन गया, एक रेफरेंस मॉडल, एक मॉडल बन गया ना कि भाई ये डेटा कम्युनिकेशन इस तरीके से हमने करनी है। अब इसके 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। 2 protocols which are widely used are HTTP and UDP. TCP भी है, मतलब TCP IP भी है। कौन से वाले करवा रहे हैं? TCP IP ही करवा रहे हैं, और TCP and UDP. These are both based on OSI model. अब ये तो समझ लो कि ये क्या हो रहा है। OSI मॉडल यार एक मॉडल है, इसका मतलब ये है
कि ये एक रेफरेंस दिया गया है कि जब भी डेटा कम्युनिकेशन होनी है तो वो इस मॉडल के तहत होनी है, लेकिन वो सिर्फ मतलब वो एक रेफरेंस फ्रेम दे दिया गया है कि भाई इस तरीके से काम करना है। अब उसको आप जिस मर्जी तरीके से अपने तरीके से जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बन जाता है। अब दो इस तरह के स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बनाए गए, एक टीसीपी और एक यूटीपी। इससे बनता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इससे बनता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, अब इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इन दोनों के जरिए से चल रही है। अब टीसीपी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, यही है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, और दिस इज मोर रिलायबल बट लेस एफिशिएंट। रिलायबल का यहाँ पे मतलब ये है कि जब तुम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो तो उसमें कोई करप्शन नहीं होती, कोई डेटा लॉस नहीं होता, कोई बिट चेंज नहीं होती, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। ये रिलायबल का मतलब है। और एफिशिएंट का मतलब स्पीड है बेसिकली, कि कितना ज्यादा डेटा तुम ट्रांसफर कर सकते हो। यूडीपी ऑन द अदर हैंड ज्यादा एफिशिएंट है, तेज है, ज्यादा डेटा कैरी कर सकता है, लेकिन रिलायबल नहीं है, इसमें एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं। विच मीन्स तुम एक साइड से मैसेज भेजते हो, दूसरी साइड पे कुछ और मिलता है। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ओएसआई मॉडल एक रैप, देखो जैसे गाड़ी का एक मॉडल है, गाड़ी का एक मॉडल है कि 4 पहिए होते हैं, 5 सीटें होती हैं, 4 दरवाजे होते हैं, डिग्गी होती है। ये एक मॉडल है, जनरल एक मॉडल बन गया कि गाड़ी इसी तरह से बनती है, 3 पहियों वाली गाड़ी नहीं होती। ये ओएसआई है कि ओएसआई ने एक जनरल मॉडल दे दिया है कि भाई इस तरीके से काम होना है। अब उसमें जो पर्टिकुलर एक सुजुकी निकल आई या होंडा निकल आई, वो ये है कि मतलब एक पर्टिकुलर जो मॉडल निकल आया वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी। अगेन मच मच मोर ऑन दिस लेटर, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे अगर इंटरेस्ट है या वो है। तकरीबन ये सारी बातें हम कर चुके हैं। थोड़ा सा पढ़ लेना अगेन, बात वही है, ज़रा डिफरेंट लफ्ज़ों में है। टीसीपी प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल, ठीक है। uh, ये हमने जब वो उसकी बात कर रहे थे ना, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट उस तरह की चीज़ों की, ये वो वाली बात है कि टीसीपी फ्लो कंट्रोल देता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। अगर एक पैकेट 4 जगहों पे जाना है तो वो 4 दफ़ा वो पैकेट नहीं भेजता, वो एक ही दफ़ा भेजता है और उसकी आगे से 4 कॉपियां बना देता है। ये फ्लो कंट्रोल है। तो टीसीपी नेटवर्क्स पे नेचुरली कंजेशन नहीं होता, रश नहीं होता, क्योंकि वो उसको ट्रैफिक को रिड्यूस कर देते हैं। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं एक एक चीज़ के अंदर अगर गया तो मैं गया। ये हॉप काउंट बजाते खुद सिर्फ हॉप काउंट करना ना एक बड़ा वो है, एक आधी चीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें पिंग का तो पता होएगा होपफुली, ठीक है जी। तुम पिंग की कमांड तो चला सकते हो। पिंग पिंग ये करता है कि तुम किसी भी सर्वर को एक मैसेज भेज के देखते हो कि क्या वो सर्वर जिंदा है या नहीं। तो मैंने VULMS के सर्वर को पिंग किया, तो मुझे उसने बताया कि ये उसका IP एड्रेस है VULMS का, और वो इस वक्त जिंदा है, रिप्लाई आ रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, इसी तरह से तुम ट्रेस राउट भी कर सकते हो, ट्रेस राउट टू VULMS ये विंडोज में, ये क्या है, लिनक्स, हाँ यही है, ट्रेस राउट ही है। अब मैंने किया है, मैंने पिंग नहीं किया। पिंग कमांड ये करती है कि सिर्फ LMS को एक मैसेज करती है कि हाँ भी तुम जिंदा हो या नहीं, और वो बता देता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। ये जो ट्रेस राउट की कमांड है ये मच मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये करती है कि ये तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे घर से, तुम्हारे तुम्हारे इस कंप्यूटर से वो LMS तक पहुंचता किस तरह है। वो ये रास्ते में सारी दिखाती है कि मैं पहले गया इस broadcom.com, ये इस सर्वर पे मैं गया। अच्छा सॉरी, ये तो मेरा राउटर है, ये मेरे राउटर का एड्रेस है जो मेरे घर पे लगा हुआ है। तो वो कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारे कंप्यूटर से गया तुम्हारे राउटर तक, फिर तुम्हारे राउटर से मैं इस सर्वर तक गया, इस सर्वर से इस सर्वर तक गया, फिर इधर गया, ये भी पैकेट्स चल रहे हैं, और इवेंचुअली ये चलता 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 उधर पहुंचेगा LMS के ऊपर, जो इसको मतलब जो आपने मांगा था। हर एक लाइन को हॉप कहते हैं, HOP, ये लिखा हुआ है हॉप, ठीक है। हॉप मीन्स कि अगेन, ये मैं बार बार तुम लोगों को कहता हूं कि जब तुम
इंटरनेट पे काम करते हो तो ये ना समझा करो कि तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है किसी के साथ, किसी वेबसाइट के साथ, और डायरेक्टली तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो। ये सारा पैकेट स्विचिंग से चलता है। पैकेट्स जंप मार के एक राउटर, दूसरे राउटर, तीसरे राउटर, चौथे राउटर जाते हैं और फिर इवेंचुअली उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ये पहुंच गया फाइनली 182, हाँ ये पहुंच गया फाइनली, ये देखिए उसका एड्रेस आ गया। तो इसको 13 हॉप्स लगी हैं, विच मीन्स कि मेरे घर से एलएमएस के सर्वर तक जाने के लिए उसको 13 राउटर्स के ऊपर से जंप मार के जाना पड़ा है। दिस इज कॉल्ड हॉप्स के मतलब कितनी हॉप्स में आप पहुंचते हो, और हॉप्स कम से कम करनी होती हैं। कोशिश ये होती है नेटवर्क प्रोग्रामर की, उतनी एफिशिएंसी आ जाएगी ना। ये रिक्वायर्ड नहीं है यार, ये आपने चलानी नहीं है कमांडें, बस मैं सिर्फ दिखा रहा था जस्ट फॉर इंटरेस्ट। ये चीज़ें आप कर सकते हो खुद, काफ़ी सिंपल सी शक्ल में। ये काफ़ी मुश्किल था भाई, मैं मानता हूँ। मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो बहुत टेक्निकल था, लेकिन ये सोचने का एक वो अंदाज़ है जो आपने, जिस तरीके से आपने कभी नहीं पहले काम किया, ये प्रॉब्लम है। जब इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे इतना मुश्किल नहीं है। सिक्योरिटी, बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर जी कितने मॉड्यूल पढ़ाने हैं? ये कितने मॉड्यूल पढ़ाने हैं आपने? रुक जाता हूँ कहते हो तो। ये अब है ही ऐसा, ये ड्राई है बिल्कुल, ये ऐसे ही है, क्या करें। अच्छा, उसका बंदा कुछ कर नहीं सकता। ये सारी किताब ही ऐसी है CS 101 के, मतलब वो सारी थ्योरी है और बस बंदा कुछ कर नहीं सकता इसका। रुक जाते हैं, हमारा मिड टर्म कहाँ तक है? मैंने पूछा था, मैं फिर भूल गया हूँ, किसी ने बताया भी था कि हमारा मिड टर्म कहाँ तक है। 108 शायद। कर ही लो वैसे, अभी आगे पूरा एल्गोरिथम्स का टॉपिक पड़ा है, नहीं कर ही यस लो भाई। सर। पूरा 108। एल्गोरिथम्स का लंबा टॉपिक है वो, और मुश्किल भी है। ठीक है सर जी, कराएं। लो भी, नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी फील्ड है अगर इसमें जाना चाहते हो। मतलब अब इस वक्त ये हो रहा है कि डेटा डेटा जो है सारा वो क्लाउड पे जा रहा है। आप हार्डली कोई डेटा अपने पास स्टोर करते हो, वो सारा कुछ क्लाउड पे स्टोर होता है। और अब हर चीज एक्सेस करने के लिए तुम क्लाउड से कम्युनिकेट कर रहे होते हो कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बड़ा ही सादा सा एग्जांपल है वो, गाड़ियां जो हैं, गाड़ियां अब मतलब डेफिनेटली इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं। नहीं, अच्छा चलो, डेफिनेटली नहीं कहना चाहिए यार। गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो गई हैं, इंटेलिजेंट हो गई हैं, उनके अंदर चिप्स लगी हुई हैं, वो खुद ब खुद चलती हैं। ठीक है, उनको ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। तो अब एक ऐसी गाड़ी जो सॉफ्टवेयर से चल रही है, जो खुद चल रही है, मतलब उसको कोई बंदा नहीं चला रहा, उस गाड़ी को अगर कोई बंदा हैक कर ले तो अब काम बड़ा डेंजरस हो गया है। बात यह है कि आज से 5 साल पहले तक नेटवर्क सिक्योरिटी को आप बस ये समझते थे कि भाई अपने कंप्यूटर पे जो डेटा है उसको सिक्योर करना है कि कोई अटैक ना कर सके। ठीक है, अब बात बहुत आगे चली गई है। अब बात आगे इसलिए चली गई है कि आईओटी का जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि गाड़ियों का भी एग्जांपल ना करो, आईओटी करो। आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और व्हाट दिस मीन्स इज कि तुम्हारे घर में जो लाइट बल्ब है, जो पंखा है, जो एसी है, जो वॉशिंग मशीन है, ये सब इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तुम्हारी कुर्सी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, तुम्हारा बेड इंटरनेट पे कनेक्टेड है। ठीक है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। यही यही 5G है बाय द वे। 5G में इतनी बैंडविड्थ है कि वो तुम्हारी घर की हर डिवाइस को इवेंचुअली इंटरनेट पे कनेक्ट कर देता है। अच्छा, अब नेटवर्क सिक्योरिटी में ये है कि अब अगर कोई हैक करता है तो वो तबाह बर्बाद कर सकता है आपको, वो आपके घर के अंदर घुस के आपकी अब आग लगा सकता है, तो हैक करके सिर्फ। ठीक है,
फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव को शॉर्ट सर्किट कर दो तो वो आग लग जाएगी, दैट्स इट। तो नेटवर्क सिक्योरिटी अब अगले 10 12 15 सालों में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड बनता जा रहा है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। इससे बचना कैसे है, इन अटैक्स को रोकना कैसे है, सिक्योर कैसे करना है, सो ऑन। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो बेसिक एग्जांपल्स हैं कि वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। मैं सारे ही कर देता हूँ। सबसे पहले वायरस क्या होता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है विच डज, मतलब जो कुछ भी कर सकता है, वो जो तुम्हारे कंप्यूटर पे कुछ भी कर सकता है। एक वायरस एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो अगर तुम्हारे कंप्यूटर तक पहुंच गई है तो अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे कंप्यूटर तक वायरस पहुंचाता हूँ तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स चोरी करना चाह रहा हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स तुम एंटर करते हो वो हो जाए। तो वायरसेस की दो किस्में होती हैं बेसिकली। एक होते हैं जो बस एम ही होते हैं, वो करते कुछ नहीं है, बस आ जाता है, करता कुछ नहीं है। और दूसरा ये होता है कि वो खतरनाक होता है, वो तुम्हारी फाइल्स डिलीट करता है, फाइल्स को करप्ट करता है, डेटा चोरी करता है। इस तरह की वो होते हैं। लेकिन वायरस है क्या? बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्रोग्राम जो एक प्रोग्रामर ने लिखा है किसी मेलिशियस इंटेंट से वो कुछ करना चाहता है। वर्म जो है सेम एज वायरस बट ऑन ईमेल। बट नहीं, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, सेम एज, यार वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो विच नीड्स ह्यूमन एक्शन और रेप्लिकेशन। ये आजकल तो बड़ा फैला हुआ है ना, मतलब वो कोविड के चक्कर में सबको पता है कि वायरस अपनी कॉपियां बनाता है। वायरस जो है वो अपनी कॉपीज बनाता है, मतलब वो एक जगह पे होता है, फिर वो अपनी दो कॉपियां बनाता है, दो और बंदों में चला जाता है, फिर दो से चार में चला जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर वायरस भी एग्जैक्टली यही करता है। ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपीज बनाता है। पहले एक कंप्यूटर पे था, फिर दो पे, फिर चार पे, फिर आठ पे, सो ऑन। वर्म जो है वो सेम एज वायरस है but needs but does not need human action for replication। ये खुद ब खुद फैलता जाता है। फर्म ज्यादा खतरनाक होता है कि ये खुद ब खुद आपकी फाइल्स के साथ अटैच होकर दूसरी तरफ चला जाता है। ट्रोजन हॉर्स वो है जिससे सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं। ट्रोजन हॉर्स को मैं डिफाइन इसको नहीं कर सकता इन चीज़ों को। ट्रोजन हॉर्स ये था कि वो ये ट्रॉय की फिल्म से निकला है। ट्रॉय फिल्म अगर देखी हो तो उसमें ये होता है कि एक एक बादशाह होता है जो पूरी अपनी वो चार दीवारी बना लेता है, किला बना लेता है कि हमारे पास कोई दुश्मन इस किले के अंदर नहीं आ सकता, और वाकई नहीं आ सकता। दुश्मन जो है वो उस बादशाह को एक गिफ्ट भेजता है जो एक लकड़ी का घोड़ा होता है बड़ा सा। तो वो गिफ्ट भेजता है, तो वो गिफ्ट आराम से अंदर चला जाता है दरवाजे खोल के, और जब वो गिफ्ट अंदर पहुंचता है तो उसके अंदर से फौज निकलती है, तो उस घोड़े के अंदर से फौज निकलती है। तो ट्रोजन हॉर्स बज़ाहिर एक ऐसी चीज है जो हार्मलेस है। तुम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तुम एक ग्राफिक चलाते हो, कुछ भी करते हो तुम, लेकिन बज़ाहिर तुम्हें लगता है कि वो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक गेम चल रही है, और पीछे वो अपना कोड तुम्हारे कंप्यूटर में डाल रहा होता है। ये ट्रोजन हॉर्स होता है। स्पाईवेयर इज मच मोर इंटरेस्टिंग। ये वो है जहाँ पे स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। तो स्पाईवेयर इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये तुम्हारे पर स्पाई करना चाहती है। ये ऐसा वायरस है, वायरस तो नहीं कहेंगे इसको, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारे पर स्पाई करता है। ये की लॉगर है बेसिकली, तुम्हारी की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करता है, तुम्हारा कैमरा ऑन करके तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करता है और दिन के एंड पे मुझे भेज देता है। ठीक है, अगर मैंने स्पाईवेयर लिख के तुम्हारे कंप्यूटर तक पहुंचा दिया है और स्पाईवेयर चल रहा है तो उसके पास तुम्हारा पूरा कंप्यूटर है तो या तुम्हारा पूरा मोबाइल है, वो तुम्हारा कैमरा ऑन कर सकता है, माइक ऑन कर सकता है, तुम्हारे मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकता है, अ, हर चीज़ रिकॉर्ड करके एंड पे वो सारी फाइल बना के मुझे दिन के एंड पे सेंड कर देगा। ये मतलब अगेन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, मतलब स्पाईवेयर। मुझे और आपको किसने टारगेट करना है, लेकिन ये बेसिकली इसराइली कंपनीज हैं। इस इसराइल एक्चुअली इस फील्ड में दुनिया में को 50 साल आ गया है बाकी दुनिया से, नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो ये इसराइली कंपनीज हैं जो मतलब किसी भी दुनिया के बंदे को टारगेट करके उसको उसके ऊपर स्पाई कर सकती हैं।
उसकी अपनी जेब में पड़े हुए फ़ोन को ऑन करते हैं, उन्हीं की कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करते हैं मीटिंग्स में। वो उनका अपना इंटरेस्ट है, वो करते हैं। तो ये स्पाईवेयर वाली कैटेगरी है। इसको स्निफिंग भी कहते हैं, नेटवर्क स्निफिंग। रैंसमवेयर वो है जिससे हर आम बंदा भी इफेक्ट हुआ है। मतलब स्पाईवेयर से मैं और तुम इफेक्ट नहीं होने लगे। मतलब हमारे पास क्या है जो हमारे पास कोई आएगा स्पाई करना है। तो रैंसमवेयर से मैं और आप इफेक्ट होते हैं। रैंसमवेयर क्या है, शायद किसी के पास आया भी होए, कि तुम एक दिन अपना कंप्यूटर खोलते हो और तुम्हारी सारी फाइल्स कोड बन चुकी होती हैं। उसमें डेटा नहीं होता, वो मतलब अजीब खिचड़ी पक चुकी होती है, तुम उसको पढ़ ही नहीं सकते तो कि वो लिखा क्या हुआ है। और तुम्हारी स्क्रीन पे मैसेज आता है कि इस अकाउंट में $500 ट्रांसफर कर दो तो हम तुम्हें तुम्हारा डेटा वापस कर देंगे। ये रैंसमवेयर है। बहुत ज़्यादा फैला है दुनिया में, बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल, जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी तस्वीरें 30-40 साल की एक जगह पे रखी हुई और वो एकदम से करप्ट हो जाए, तो मतलब, या आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है कंपनी का, जो 10 साल का टैक्स का रिकॉर्ड है, वो एकदम से करप्ट हो जाए, तो यू विल पे, आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत फैला हुआ है, अभी भी है रैंसमवेयर। अच्छा, एक है फिशिंग, जो अगेन मैं और आप इससे इफेक्ट होते हैं। यार फिशिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि ये से हर आम बंदा जो है ना वो इफेक्ट होता है। फिशिंग ये है कि फॉर एग्जांपल, तुम जब जीमेल के पेज पे जाते हो तो जीमेल का ये पेज है, ठीक है। यहाँ पे तुम यूजर नेम पासवर्ड लिखते हो, सो ऑन। अब ये पेज बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें उस दिन बताया था, तुम इसकी पेज सोर्स करो, ये तुम्हारे पास उसका वो कोड आ जाएगा। ये कोड बना के कोई भी ये शक्ल का पेज बना सकता है। अगर मैं तुम्हें एक ईमेल करूं जिसमें एक लिंक होए कि भाई यहाँ से जीमेल पे साइन इन करो, और तुम उस पर लिंक पे क्लिक करो, लेकिन वो एक्चुअली असल जीमेल की साइट ना होए। और ये तो असल जीमेल की साइट है ना, इस पे लिखा हुआ है accounts.google.com, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो मेरी साइट हो xyz.com, लेकिन शक्ल उसकी बिल्कुल यही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि लोग हर दफा इस एड्रेस को चेक नहीं करते। वो देखते हैं कि अच्छा जीमेल का पेज आ गया, वो अपना ईमेल डालते हैं, नेक्स्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ईमेल तो है ही नहीं है, ये तो मैंने पेज बनाया हुआ है। तो है क्या कि वो जो आईडी पासवर्ड तुमने डाल दिया है इस पे, वो मेरे तक पहुंच गया, और बेसिकली अब मैं तुम्हारे एक्चुअल जेन्युइन जीमेल अकाउंट के अंदर हैक कर सकता हूँ, पहुंच सकता हूँ। कभी कोई बैंक का सॉफ्टवेयर यूज किया है ऑनलाइन बैंकिंग का, तो वो हमेशा 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 मोबाइल पे कोड भेजता है लॉग इन करने के लिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको कहते हैं। वो इन्हीं चीजों से बचने के लिए है। इसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग कहते हैं कि आप एक किसी 2 नंबर तरीके से यूजर का आईडी पासवर्ड निकलवाने की कोशिश करो, और ये चलता है। अच्छे अच्छे लोग इस पे मतलब मारे जाते हैं, क्योंकि वो इतनी डिटेल में कोई चेक नहीं करता। और आखिरी है डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बॉटनेट भी उसके अंदर शामिल है। डीओएस वो कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। ये पता नहीं एंड पे क्यों है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सर्वर है, और इस सर्वर को ये दुनिया में क्लाइंट्स एक्सेस कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये सारे क्लाइंट्स इसको एक्सेस कर रहे हैं। सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है कि वो कितने क्लाइंट्स एक वक्त में हैंडल कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एलएमएस का एग्जांपल दूं, तो इसमें प्रॉब्ली 30 की एक ही लिमिट होगी कि 30,000 या पता नहीं 50,000 रिक्वेस्ट्स पर मिनट वो हैंडल कर सकता है। आपको पता नहीं जो भी है, पर कोई ना कोई लिमिट होएगी। डिनाइल ऑफ सर्विस ये है कि अटैकर जो है वो ये करता है कि वो इस पे 50,000 नहीं बल्कि 500,000 रिक्वेस्ट भेज देता है। DOS attack starts by sending 500 500,000 requests per minute। होएगा क्या
सर्वर विल बी ओवरलोडेड, सर्विस डाउन, और बेसिकली LMS डाउन। ये BU के स्टूडेंट्स तकरीबन हर साल करते हैं LMS के ऊपर, तकरीबन हर साल होता है, तो इस साल में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर होता है। तो क्योंकि सिंपलेस्ट है, सिंपल तरीन अटैक है, आपने बॉट्स पकड़ने हैं। बॉट्स ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो खुद ब खुद अटैक करेंगी, और आपने उनको IP एड्रेस देना है LMS का। अच्छा, अब उस सर्वर के अंदर ताकत थी 50,000 रिक्वेस्ट की। अब अगर उसको 5 लाख रिक्वेस्ट भेज दोगे तो जाहिर बात है वो ओवरलोड होएगा और वो डाउन होएगा। अच्छा, इससे होता कुछ नहीं है, बस सिर्फ LMS डाउन होएगा, BU वाले सर्वर को प्रोबेबली रीस्टार्ट करेंगे या उसकी मेमोरी रिफ्रेश करेंगे और वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, DOS अटैक का फायदा कोई नहीं है, मिलता कुछ नहीं इससे, मतलब ये स्पाईवेयर से पैसे मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, पासवर्ड्स मिलते हैं, इनसे सबसे कुछ मिलता है। DOS से मिलता कुछ नहीं है, बस सिर्फ होता ये है कि वो सर्विस या वो वेबसाइट थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाती है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लो भाई, इधर रुकते हैं। कल इनसे बचने की टेक्निक्स के, ये इन अटैक से बचते किस तरह हो, और फिर मतलब आगे चलते हैं। भाई ज़रा मुझे एक बार याद कराओ, मैं भूल गया हूँ बिल्कुल, हम किस, मुझे 108 याद है, पता नहीं क्यों। तो आपका एक टॉपिक बचा है, वो ये एल्गोरिथम्स है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और यही, हाँ यही 108 तक चला जाता है ना, बस तो यही है, यहीं तक होएगा, आई एम श्योर यहीं तक होएगा। जी सर। हाँ, बस एक बड़ा टॉपिक है आपका एल्गोरिथम्स, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है। तो भाई ब्रेक लगाओ ज़रा, 5-1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं।